ठीक है। अगेन करंट के इस एक्सप्रेशन को भी ध्यान से हम देखें, एनालाइज करें। e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी वही फैक्टर आ रहा है जो हमने कहा एक एक्सपोनेंशियल डीके को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स e की पावर जब जीरो होगा, जब टाइम जीरो होगा, तब ये मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे t बढ़ते जाएगा करंट कम होते जाएगा। अल्टीमेटली व्हेन अ लॉन्ग टाइम हैज इलैप्स्ड, व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, तब e की पावर माइनस इंफिनिटी है जीरो हो जाएगा और करंट जीरो हो जाएगा। यहां पर फिर से हम देखें, ये जो हमें दिख रहा है v नॉट बाय आर, it is the same value of current which we would have got if the circuit was purely resistive। ये जो करंट की वैल्यू है, ये वही वैल्यू हमें दिख रही है जो हमें मिलती अगर वहां सिर्फ रेजिस्टर R ही लगा होता। So again we can write this current as IT equal to I naught e to the power minus t by tau, ठीक है, where I naught is equal to V naught by R, maximum current, maximum current। अगर हमें I नॉट और सॉरी IT और QT मिल गए, हमें QT और IT मिल गए, तो एक तरह से हमें दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस का भी एक्सप्रेशन मिल गया है, ठीक है। IT अगर हमें मिल गया है तो I इंटू आर करके हम VR लिख सकते हैं। QT अगर हमें मिल गया है तो Q बाय C करके हम कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। चाहे तो हम यहां वो दोनों एक्सप्रेशंस भी लिख ही दें। जस्ट टू समराइज, VC जो है वो हो जाएगा V नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, और VR हो जाएगा V नॉट e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। वी कैन क्लियरली सी दैट दोनों का सम जो है वो V नॉट आ रहा है, दोनों का सम जो है वो हमें V नॉट मिलेगा। ठीक है, हम इन सारी चीजों को एक बार ग्राफ पे और रिप्रेजेंट कर दें। इन सारे फंक्शंस को, इन सारे वेरिएशंस को हम एक बार ग्राफ पे और रिप्रेजेंट कर दें, सो दैट हमें वेरिएशन एग्जैक्टली दिखने लगे, समझ में आने लगे कैसा हो रहा है। हम इन सभी के लिए ग्राफ बनाते हैं। वोल्टेज का ग्राफ मैं दोनों का एक साथ ही प्लॉट करता हूं, सो दैट हमें वेरिएशन जो है वो एक साथ दिखे क्लियरली, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। VT, the voltage versus time, ठीक है, वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ हम बना रहे हैं। ये जो ग्राफ है दिस इज VC
दिस इज वी आर। ठीक है, ये जो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ हमें दिख रहा है दिस विल बी वीसी, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। डिक्रीजिंग वाला ग्राफ जो है वो रेजिस्टर के लिए होगा, करंट डिक्रीज करते जाएगा तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, ऑल्दो ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के ग्राफ बनाए, इससे चार्ज और करंट के ग्राफ अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं, ऑब्वियस हो जाते हैं। बट स्टिल वी कैन प्लॉट फॉर दोस टू आल्सो। हम Q वर्सेस T प्लॉट कर सकते हैं। Q वर्सेस T हमें मिलेगा ऐसा, हम I वर्सेस T प्लॉट कर सकते हैं। वो हमें मिलेगा ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां जरूर मार्क कर ले। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहां पर हमें मिलेंगे, ये जो वोल्टेज है ये V0 होगा, ये जो करंट है ये I0 होगा, V0 बाय R। ये Q0 होगा जो कि CV0 के बराबर होगा। एक छोटा सा टास्क और हम करके देखें। फाइंड दिस टाइम, फाइंड दिस इंस्टेंट। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर, इस जगह पर जो है क्या टाइम होगा, एट व्हाट टाइम will we see this intersection of both the graphs। इन दोनों ग्राफ्स में रिलेशन समझ में आ रहा है। देखो ये e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है, ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब अगर हम ग्राफ्स के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो अगर लगाएं तो इन दोनों में हमें क्या रिलेशन मिलेगा, ये e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, माइनस जैसे ही हम लगाते हैं मतलब हम इसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो माइनस जैसे ही हमने लगाया इसका रिफ्लेक्शन बना इधर, फिर उसमें 1 ऐड किया तो ये पूरा ग्राफ जो है 1 से शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो बेसिकली ये दोनों ग्राफ जो है ये इस लाइन के अबाउट, ये जो इधर एक लाइन होगी, ठीक है, इस लाइन के अबाउट एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होंगे। ये पॉइंट हम फाइंड करें, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट हमें क्या शो कर रहा है, दैट VC इज इक्वल टू VR। सो हम बेसिकली पूछ रहे हैं व्हेन इज
VC इक्वल टू VR। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट करेस्पॉन्ड्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर बीइंग इक्वल। तो हम बस ये वैल्यूज यहां पुट कर दें, V नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ इक्वल टू V नॉट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। ये V नॉट कैंसिल हो जाएगा और फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करें, हमें इक्वेशन मिलेगी ये। हमें टाइम निकालना है, हम लॉग ले लें दोनों तरफ, तो यहां मिलेगा माइनस t बाय टाउ, इधर मिलेगा ln 1/2। ln 1/2 को हम लिख सकते हैं माइनस ln 2, so माइनस t बाय टाउ इज इक्वल टू माइनस ln 2। ये माइनस माइनस भी कैंसिल एंड वी गेट द टाइम एज टाउ ln 2। टाइम हमें मिल जाएगा टाउ ln 2। ठीक है, नाउ यहां पर फिर से हम जो रिलेशन देखेंगे, विल सी दैट इट इज सिमिलर टू द हाफ लाइफ फॉर्मूला जो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर फिजिक्स में हाफ लाइफ का रिलेशन बताते हैं। ये टाउ जो है वहां मीन लाइफ होता है, इस टाउ को वहां मीन लाइफ कहा जाता है, और हम हाफ लाइफ और मीन लाइफ में यही रिलेशन वहां भी लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज the equations are same, basically the maths behind both of them is same, क्योंकि इक्वेशन सेम है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन से बनती है, इसलिए हमें एक्सप्रेशंस भी इस तरह के सिमिलर ही मिलेंगे। ठीक है, सो ये जो वैल्यू करेस्पॉन्ड कर रही है, दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू V0/2, या हम यहां पर अगर यही वैल्यू शो करें तो 50% चार्ज को करेस्पॉन्ड कर रही है वो, या हम बोल दें 50% करंट को। करंट कब 50% हो जाएगा? ठीक है, यहां चार्ज कब 50% हो जाएगा? अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। ठीक है, कुछ और हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हमने t इक्वल टू जीरो का तो बता ही दिया है, विच इज वेरी ऑब्वियस। एट t इक्वल टू 0 चार्ज इज 0, करंट इज I0, करंट जो है वो मैक्सिमम होता है, चार्ज जो है वो 0 होता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम which is mathematically t tends to infinity, which mathematically means t tending to infinity, ये जो है इसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम हम ऐसा बोल देते हैं जो चीजें हैं वो स्टेबलाइज हो गई हैं, करंट खत्म हो गया है, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया है, सो इट्स अ स्टेडी स्टेट, सब कुछ स्टेडी हो गया है, सब कुछ रुक गया है। ठीक है, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, एज
मैथमेटिकली विच वुड मीन t टेंडिंग टू इंफिनिटी, जिसे हम स्टेडी स्टेट नाम दे देते हैं। ये जो है दिस करेस्पॉन्ड्स टू जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की और स्विच, दिस इज स्टेडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसके लिए हम बोल रहे हैं Q टेंड्स टू Q नॉट and current tends to 0. After long time, Q tends to Q naught, current tends to 0. एक और वैल्यू जो हमें याद रखनी होती है, ठीक है, एक और वैल्यू जो हमें याद रखनी होती है, ध्यान रहे ये जितने भी हम डेरिवेशंस कर रहे हैं, डेरिवेशंस तो इंपॉर्टेंट है ही, बट फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये सारे फॉर्मूले रिमेंबर करना, इन्हें मेमोराइज रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्हें मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये डेरिवेशंस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके डिराइव करना ये हम हर बार नहीं कर सकते। अगर एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, करंट का एक्सप्रेशन, चार्ज का एक्सप्रेशन, हम कोई भी एक भी अगर याद रख लें तो वो भी सफिशिएंट होगा, बाकी सब फिर आसानी से आ जाएंगे। एटलीस्ट हम कोई एक तो याद रखें, या तो करंट या चार्ज, ठीक है, कोई एक एक्सप्रेशन हम जरूर याद रखें, ठीक है। जो जो टाइम हमें याद रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइम हमें याद रखना है, t इक्वल टू 0, t टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये t इक्वल टू टाउ लॉन टू, दैट मीन्स किस टाइम पर चार्ज और करंट अपने मैक्सिमम के 50% पर होते हैं। वन मोर टाइम दैट वी नीड टू रिमेंबर इज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट वैल्यूज क्या होती हैं, दैट मीन्स एट t इक्वल टू टाउ, एट t इक्वल टू टाउ वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं एक फैक्टर कंप्यूट कर लेता हूं जो कि बार बार आएगा, e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। तो एट t इक्वल टू टाउ e टू द पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ, दैट इज e टू द पावर माइनस 1 बाय e। जब हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 बाय e इज अगेन अ फैक्टर जो हमें याद रहना चाहिए, कई जगह पर काम आ सकता है। जैसा आपने कहा न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आ सकता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में काम आ सकता है, ये केमिकल काइनेटिक्स में काम आ सकता है। ये वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए। 1 बाय e इज 0.37, 1 बाय e की वैल्यू जब हम कंप्यूट करेंगे तो हमें मिलेगी 0.37, ठीक है। सो हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो हमें मिल जाएगा इंटू 1 माइनस 0.37, दैट इज 0.63 Q naught. One time constant. After one time constant, the capacitor is 63% charged. The capacitor is 63% charged. एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज हो जाता है। इसी तरह से करंट की वैल्यू हम निकाल लें, IT इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 0.37, ठीक है। सो 0.37 I naught. After one time constant, current
drops, current drops to 37%, करंट की वैल्यू जो है वो 37% हो जाती है। ठीक है, अगेन ये फैक्टर जो है इसे भी अगर हम इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, ये पॉइंट्स जो हैं कहीं यहां पर हमें मिलने चाहिए। ln 2 क्यू हम यहां बना रहे थे, सॉरी ln 2 टाउ ln 2 हमने यहां बनाया था। ln 2 की वैल्यू होती है 0.693। यहां पर हम चाहे तो वैल्यू भी याद रखें इसकी, दिस 0.693 टाउ। ln 2 की वैल्यू अगेन हमें याद रहनी चाहिए 0.693 होती है। तो रफली एट दिस पॉइंट यहां पर कहीं पर जो है हमें ये आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट वाली वैल्यू मिलने लगेगी। ठीक है, ये जो है 0.73 वी नॉट हो जाएगा, 63 सॉरी 0.63 वी नॉट। और ये 0.37 ये 0.37 वी नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ये 0.63 वी नॉट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी हम यही पॉइंट्स शो कर सकते हैं। ठीक है, when t is equal to tau, current is 0.37 I naught, ठीक है। अल्टीमेटली अगर इन सारी चीजों को मैं समराइज करके एक टेबल बना दूं तो हमें सारी वैल्यूज एक साथ एक जगह दिखने लगे। हम ये सारी चीजें टैबुलेट कर देते हैं, टाइम, चार्ज, करंट। और हम चाहे तो एक कॉलम और बना सकते हैं विच वुड से सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइम, जो हम टाइम बोल रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है। So at t equal to 0, the significance being switch closed, switch closed, the charge is 0, current is I naught. At t equal to tau ln 2,
charge is q naught by 2, current is I naught by 2. Significance, everything 50%. Everything 50%. At t equal to tau, at t equal to tau, charge is 0.63 q naught, current is 0.37 I naught. At t equal to infinity, charge is q naught, current is 0. Significance, long time elapsed, or we can say steady state. Long time elapsed, क्या हम बोल सकते हैं? Steady state. ठीक है. Does this summarize the complete charging of a resistive capacitive circuit? एक resistive capacitive circuit है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें यहां समराइज हो जाती हैं. किस तरह से वेरिएशन होता है. ठीक है. दूसरी बात, जो हम यहाँ टाउ का सिग्निफिकेंस बता रहे थे पहले, वो भी शायद इधर से क्लियर होने लग जाए. यहां हमें साफ साफ दिख रहा है. ठीक है. टाउ जितना ज्यादा होगा, ये चार्ज को 50% होने में या चार्ज को 63% होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा. लार्जर द वैल्यू ऑफ टाउ, more time will it take to charge the capacitor. ठीक है. उसको 50% तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, उसको 63% तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा. अल्टीमेटली उसे चार्ज होने में बेसिकली ज्यादा टाइम लग रहा है. ठीक है. जिसका रीजन हमने बता दिया. C अगर बढ़ता है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है तो वो धीरे धीरे चार्ज होगा. रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो ऑपोजिशन बढ़ रहा है. ठीक है. जो ऑपोजिशन है वो बढ़ता जा रहा है. ऑपोजिशन बढ़ेगा तो अगेन वो धीरे धीरे चार्ज होगा. ठीक है. देन एक और बात जो यहां कही जाती है, ये वैल्यूज के टर्म्स में तो हमें सब कुछ दिख ही रहा है, बट अगेन इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है. वी से दैट एट t equal to 0, at t equal to 0 the circuit behaves like a pure resistive circuit. हमें जो करंट की वैल्यू है वो उतनी ही मिलती है जितनी मिलती है अगर सिर्फ रेजिस्टर होता. दैट मींस कैपेसिटर है ही नहीं. ठीक है. जिसका मतलब है कैपेसिटर है ही नहीं वहां पे. So we can say the circuit at t equal to 0, the circuit behaves like a pure resistive circuit. The capacitor can be said to offer zero resistance. हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. तो बात हम बोल रहे हैं at t equal to 0, that means when the switch is just closed, the circuit behaves like a pure resistive circuit. T equal to 0, circuit behaves like a pure resistive circuit. Capacitor acts like a connecting wire. Capacitor offers zero resistance.
capacitor offers zero resistance, or we can say the capacitor behaves like a connecting wire. connecting wire का हम कभी कोई resistance नहीं मानते, तो एक ही बात को हम अलग अलग तरह से कह रहे हैं. प्योर रेजिस्टिव मतलब कैपेसिटर है ही नहीं, कैपेसिटर कुछ कर ही नहीं रहा है. We can say that the capacitor offers zero resistance. We can say the capacitor behaves as if it has been short circuited. ठीक है, एक ही बात को हम कई तरह से बोल सकते हैं. प्योर रेजिस्टिव कैपेसिटर वहां है ही नहीं, कैपेसिटर कनेक्टिंग वायर की तरह है, कैपेसिटर ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया है. एनीथिंग. t इक्वल टू इंफिनिटी पर उल्टा हो जाता है. At t equal to infinity, the circuit behaves like a pure capacitive circuit. The circuit behaves like a pure capacitive circuit. ये जो सर्किट है प्योर कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करता है. इसमें करंट फ्लो करता ही नहीं है. किसी सर्किट में करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो फिर से हम उसे टेक्निकली दो तरह से कह सकते हैं. उसकी जो कंडीशन है उसको दो तरह से कह सकते हैं. हम या तो बोल दें कि वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, या हम बोल दें वहां पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया है, इसलिए वहां कोई करंट ही नहीं है. So we can again write this in two ways. We can say capacitor offers infinite resistance. Capacitor offers infinite resistance. या हम बोल दें behaves like open circuit. Behaves like open सर्किट. ठीक है. सो इस तरह से हम आरसी सर्किट्स का एनालिसिस कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं. अगर हमें टाइम डिपेंडेंट चीजें पूछनी है तो वो जनरली ये सिंपल वाला आरसी सर्किट ही देंगे, एक सिंगल रेजिस्टर, एक सिंगल कैपेसिटर. अगर हमें t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इंफिनिटी वाला एनालिसिस करने को कहा जाता है, ठीक है, अगर हमें जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द स्विच इज क्लोज्ड, ये वाले एनालिसिस अगर हमें करने को दिए जाते हैं तो फिर कैसा भी सर्किट दिया जा सकता है. द सर्किट कैन बी ऑफ एनी टाइप. वहां ढेर सारे कैपेसिटर हो सकते हैं, ढेर सारे रेजिस्टर हो सकते हैं, कैसा भी सर्किट दे सकते हैं. हमें ये जो दो फाइनल हमने कंक्लूजन दिए हैं ये वहां अप्लाई करने होते हैं. ठीक है, ये जो दो फाइनल हमने कंक्लूजन दिए उन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए ये हमें अप्लाई करने होते हैं. जैसे ही स्विच क्लोज किया है, कैपेसिटर की जगह कनेक्टिंग वायर लगा दो. लॉन्ग टाइम अगर बोल दिया है तो कैपेसिटर की जगह पर ओपन सर्किट कर दो, या हम बोल दें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा दो. ठीक है. तो ये दो तरह के क्वेश्चंस इस आर्टिकल पर बन सकते हैं, आर्टिकल में फ्रेम किए जा सकते हैं. इसी आर्टिकल का जो एक और पार्ट होगा वो हम फिर देखेंगे आगे. दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. ये हमने चार्जिंग वाला केस देखा है. इसी तरह से एक चार्ज कैपेसिटर को अगर हम कहीं कनेक्ट कर दें, किसी रेजिस्टर से कनेक्ट कर दें, ठीक है, बैटरी से हटाकर उसे सिर्फ एक कैपेसिटर रेजिस्टर से कनेक्ट कर दें, तो उसकी डिस्चार्जिंग कैसे होती है, द डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, वो हम देखेंगे. और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ हम देखेंगे, क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, आज इतना ही करते हैं. ठीक है. जो हमने कंक्लूजन्स दिए हैं वो जरूर याद रहे. ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली ये फाइनल कंक्लूजन्स ही हमें काम आते हैं. हर बार डेरिवेशन क्योंकि नहीं
किया जा सकता। ठीक है, फाइन। सो आज का लेक्चर फिर हम यही एंड करते हैं।